वेलकम बच्चों, स्वागत है आज की क्लास में। आज हम लोग 11वीं क्लास के फिजिक्स का प्रथम अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड अर्थात भौतिक जगत। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारा निर्माण प्रकृति के द्वारा हुआ है और प्रकृति के द्वारा हमें 5 ज्ञान इंद्रियां प्राप्त हुई है, जैसे आँख, कान, नाक, त्वचा। तो आँखों के द्वारा देखने की प्रक्रिया, नाक के द्वारा सूंघने की प्रक्रिया, कान के द्वारा सुनने की प्रक्रिया, त्वचा के द्वारा स्पर्श की प्रक्रिया। इन 5 ज्ञान इंद्रियों से हम प्रकृति का परिचय करते हैं या प्रकृति का अनुभव करते हैं। इन 5 ज्ञान इंद्रियों के अलावा हमारे पास और कोई ऐसा ज्ञान इंद्रियां नहीं है जिसके द्वारा हम प्रकृति के अन्य घटनाओं का अध्ययन कर सके, अनुभव कर सके। और हमारे शरीर के बाह्य और चारों ओर जो चीज हमें दिखाई देता है उसे हम भौतिक जगत के नाम से जानते हैं। आज हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। किस भौतिक जगत में क्या घटना होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। आज प्रथम अध्याय में इन्हीं बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम साइंस के बारे में जानेंगे, विज्ञान के बारे में जानेंगे। तो साइंस क्या है अर्थात विज्ञान क्या है। विज्ञान और आर्ट्स में क्या अंतर है। जैसे मैं आपको कहूं कि कोई एक पहलवान है, वह किसी के साथ युद्ध कर रहा है या कुश्ती कर रहा है और वह दूसरे को पटक दिया, तो इसे क्या कहेंगे आप? कला कहेंगे। और विज्ञान में हम क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करते हैं और वो क्रमबद्ध वह स्टेप 6 रूपों से होकर गुजरता है। जैसे तो हम साइंस को कह सकते हैं, साइंस इज ए ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। साइंस एक ऑर्गेनाइज्ड ज्ञान है जो कि 6 रूपों से होकर गुजरता है और वह 6 रूप है सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन क्या है? हम प्रकृति में होने वाली घटनाओं को ऑब्जर्वेशन करते हैं, बारीकी से निरीक्षण करते हैं। ऑब्जर्वेशन करने का मतलब निरीक्षण भी हो सकता है, उसे देखना भी हो सकता है। तो उसे देखते हैं, बारीकी से देखते हैं, उसका अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, कैसा क्यों होता है, जिसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। उसके बाद जो चीज घटनाएं घट रही है, जैसे मान के चलिए कि पानी का बहना या वर्षा का होना, तो इन सब घटनाओं को जब हम देखते हैं तो उसका एक लैब में जाकर के हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। दूसरा प्रक्रिया है एक्सपेरिमेंट। जैसे हम बाहर में देखते हैं कि बारिश हो रही है, तो हम एक लैब में जाकर के
इसी घटना को दोहराने का प्रयास करते हैं, प्रैक्टिकल करने का प्रयास करते हैं, प्रयोग करने का प्रयास करते हैं। जैसे कुछ बर्तन लेते हैं, उसमें पानी डालते हैं और ऊपर एक ढक्कन रख देते हैं और पानी को गर्म करते हैं। कुछ देर के बाद हम क्या देखते हैं कि वाष्प ऊपर गया और कुछ देर के बाद बूंद बूंद रूप में पानी नीचे की ओर टपकने लगा। तो ये कहलाया कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, यानी कि बर्तन को मैंने रखा एक निश्चित टेम्परेचर पर, ताप दिया, ये कहलाया कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। और जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तब उसमें रीजन निकालते हैं, रीजनिंग। वो दो रूपों में होता है, क्वालिटेटिव रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग। क्वालिटेटिव रीजनिंग क्या है? जैसे किसी भी घटनाओं को गुणों के आधार पर, उसके गुणों के आधार पर बताना, दर्शाना क्वालिटेटिव रीजनिंग कहलाता है। जैसे मान के चलिए कि बरसात के दिनों में वर्षा भी होती है और सूर्योदय भी होता है। तो हमें देखने को क्या मिलता है कि अगर बरसात हो रही है, पूरब दिशा में सूर्योदय है, तो ठीक उसके विपरीत दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है। इससे क्या पता चलता है कि प्रकाश में 7 रंग है, लेकिन पानी उसे विभक्त कर देता है, बांट देता है। ये मैंने क्या दर्शाया? क्वालिटेटिव यानी गुण, घटना के गुण को मैंने बताया। तो ये कहलाया क्वालिटेटिव रीजनिंग। और एक बात और नोट करेंगे कि जब प्रकाश को आप प्रिज्म में प्रवाहित करेंगे और 42 डिग्री पे जब वो प्रकाश हमारे नजदीक आएगा, तब हमें 7 रंग दिखाई देगा। अब इसके बाद है क्वांटिटेटिव रीजनिंग। क्वांटिटेटिव रीजनिंग क्या है? अगर हम मास को लें, प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो यहां पे हम क्वांटिटेटिव रीजनिंग दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब हम वस्तु के दूरी को दुगना कर देंगे तो क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स 4 गुना कम हो जाएगा, न्यूक्लियर फोर्स 4 गुना कम हो जाएगा, सॉरी 128 गुना कम हो जाएगा। तो ये मैं क्या बता रहा हूं? मात्रा बता रहा हूं। ये कहलाया क्वांटिटेटिव रीजनिंग। अब हम आते हैं इसके बाद उस घटना को सूत्र में फॉर्मूला मिलाने का प्रयास करते हैं, उस पर सूत्र निर्माण करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ऐसे भी कहा गया है मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। क्योंकि मैथमेटिक्स के बिना फिजिक्स को समझ नहीं सकते, इसलिए मैथमेटिकल मॉडलिंग अर्थात फॉर्मूला तैयार करने की प्रक्रिया को हम मैथमेटिकल मॉडलिंग कहते हैं। तो जैसे मान के चलिए कि एक सूत्र मैं यहां पर लिखता हूं, फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r²। ये क्या है? ये मान के चलिए अर्थ का मास है, ये ऑब्जेक्ट का मास है और ये डिस्टेंस है। जैसे हम गेंद को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो क्या होता है? पृथ्वी की ओर नीचे गिर जाता है। जबकि सूर्य पृथ्वी से 9 गुना बड़ा है, तो सूर्य की ओर क्यों नहीं चला जाता है? तब बातें आती है कि पृथ्वी से सूर्य बहुत दूरी पर है, इसलिए गेंद ऊपर नहीं जाएगा और ग्रेविटेशनल फोर्स यहां अधिक लग रहा है सूर्य से। तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने का प्रयास करेंगे, पृथ्वी के मास को रखेंगे, ऑब्जेक्ट के मास को रखेंगे, गेंद की दूरी को रखेंगे,
तो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स निकलेगा। ठीक उसके अपोजिट में सन के मास को रखेंगे, गेंद के मास को रखेंगे और इसके डिस्टेंस को रखेंगे। यदि इसके डिस्टेंस को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, तो ये दोनों में हम कंपेयर करेंगे तो ये कहलाता है मैथमेटिकल मॉडलिंग। जैसे किसी गाड़ी में हम ब्रेक लगाएंगे तो कितनी दूरी पर जाकर रुकेगा, तो ये सूत्र हम लगाएंगे एस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा 2a। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जिससे कार चल रही है, और रिटार्डेशन ब्रेक, इससे पता चलता है कितनी दूरी पर जाकर के वो गाड़ी रुकेगी। तो ये कहलाया मैथमेटिकल मॉडलिंग, मोशन का मैथमेटिकल मॉडलिंग। इस प्रकार इसके बाद जब हमारा सूत्र तैयार हो जाता है तब हम अनुमान लगाते हैं कि क्या होगा, जिसको कहते हैं प्रिडिक्शन। जैसे हम अनुमान लगाते हैं कि यदि हम पृथ्वी पर से स्पेसक्राफ्ट को मून पर भेजें तो क्या होगा। मान के चलिए अर्थ है और ये मून है, इसका डिस्टेंस है। तो मैं यहां पे अनुमान लगाता हूं कि जैसे ही गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से एयर स्पेसक्राफ्ट बाहर होगा तो क्या होगा। तो मैंने अनुमान लगाया कि अगर मून के ग्रेविटेशनल क्षेत्र में आ जाएगा तो मून उसको अपने ओर खींच लेगी, मून उसको अपने ओर खींच लेगी। तो मैंने ये निकाला v बराबर u प्लस एटी। अगर इस वेग से चलेगा एयर स्पेसक्राफ्ट तो मान के चलिए 4.5 घंटा लगेगा और वो 12,000 किलोमीटर दूरी तय करेगा। तो यानी कि 4.5 घंटा के बाद हमको स्पेसक्राफ्ट के इंजन को बंद कर देंगे तो क्या होगा, मून अपने ग्रेविटेशनल से उसको अपने ओर खींच लेगी। ये मैंने अनुमान लगाया, ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। अगर सही हुआ तो वेरीफाइड, और अगर सही नहीं हुआ तो फॉल्स, यानी थ्योरी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो पुनः फिर से हम उसको री करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रीजनिंग पे जाएंगे, मैथमेटिकल मॉडलिंग, प्रेडिक्शन, और फिर अगर वो सही हुआ तो वेरीफाइड हो गया थ्योरम। इस आधार पर हम साइंस का अध्ययन करते हैं। तो फिजिक्स क्या कर रहा है, फिजिक्स में हम क्या कर रहे हैं, प्रकृति में होने वाले घटनाओं का अध्ययन कर रहे हैं, या प्रकृति में होने वाले घटनाओं के नियमों का अध्ययन कर रहे हैं। तो फिजिक्स को हम क्या बोलेंगे, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। फिजिक्स क्या है, प्रकृति के नियमों का अध्ययन है या प्रकृति के घटनाओं का अध्ययन है। इसके बाद हम फिजिक्स का अध्ययन दो रूपों में करते हैं। जिसे हम फर्स्ट एरिया ऑफ फिजिक्स के नाम से जानते हैं, जिसे हम कहेंगे फर्स्ट एरिया ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का अध्ययन हम ये दो रूपों में करते हैं। पहला क्या है, यूनिफिकेशन ऑफ फिजिक्स, यूनिफिकेशन ऑफ
फिजिक्स और दूसरा है रिडक्शन ऑफ फिजिक्स। रिडक्शन ऑफ फिजिक्स। यूनिफिकेशन क्या है कि बहुत सारे घटनाओं को किसी एक लॉ से जानना, एक नियम से जानना, तो हम कहते हैं यूनिफिकेशन ऑफ फिजिक्स। जैसे मान के चलिए किसी वस्तु को पृथ्वी पे गिरना, मैंने गेंद को ऊपर फेंका, पृथ्वी को चली आई। पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना, इन सारे घटनाओं का अध्ययन हम एक लॉ से करेंगे, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसे हम कहेंगे यूनिफिकेशन ऑफ फिजिक्स। रिडक्शन ऑफ फिजिक्स क्या है? किसी भी घटनाओं को तोड़ तोड़ कर अध्ययन करना, उसके बारे में जानना। जैसे पेन है तो पेन लीड के बारे में अध्ययन करना, पेन के अंदर में इंक है उसके बारे में अध्ययन करना। इस तरह से जिन घटनाओं का अध्ययन हम करेंगे एक एक करके, वो कहलाएगा रिडक्शन ऑफ फिजिक्स। अब है इसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं फिजिक्स का स्कोप। स्कोप ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का स्कोप क्या है? तो बच्चे जैसा कि हम लोग जानते हैं 10 to the power 6 और 10 to the power minus 1950 छोटे पार्टिकल से लेकर पूरे यूनिवर्स, ब्रह्मांड, ये फिजिक्स का स्कोप है। जैसे आप किसी कंपनी में, आपके दोस्त किसी कंपनी में काम करते हैं, तो उनसे पूछते हैं कंपनी का स्कोप क्या है, तो बोलता है कि 5,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक मानदेय मिलेगा। अर्थात इसका स्कोप क्या है? 50,000। 5,000 से शुरुआत होगा, 50,000 का स्कोप है। तो एक छोटे पार्टिकल से लेकर इस फिजिक्स का स्कोप ब्रह्मांड में है। ये फिजिक्स का स्कोप है। तो आज मैंने डिस्कस किया व्हाट इज साइंस, व्हाट इज फिजिक्स, थर्स्ट एरिया ऑफ फिजिक्स, स्कोप ऑफ फिजिक्स। आज मैंने इन बातों पर डिस्कस किया। अब अगले दिन नए टॉपिक के साथ डिस्कस करने के लिए हम आएंगे। तब तक आप बड़ी बारीकी से इन चीजों का अध्ययन करें, समझें, नोट करें